400 से ज़्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत लिखे हैं मैंने। जिस किताब की बात की जा रही है, मेरी फितरत है मस्ताना, उसी में 200 पन्ने और सैकड़ों रचनाएं हैं। अनगिनत बार देश के सबसे बड़े टीवी शोज पर कविताएं सुना चुका हूं, उनकी गिनती भी सैकड़ों में होगी। इतना बड़ा पहाड़ है रचनाओं का आपके सामने और आप सिर्फ 4 लाइनें ढूंढ पाए, वो भी उस कविता की जिसका मेरे जीवन में कोई योगदान ही नहीं है। मुझे कॉल करना तेरी मिट्टी थोड़ी है, तेरी गलियां थोड़ी है, बाहुबली थोड़ी है। इस कविता के मेरे जीवन में होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है। ये एकदम ऐसे ही है जैसे किसी करोड़पति पर आप 200 रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाएं। अरे वो 200 रुपए उसके लिए अहमियत क्या रखते हैं जिसके लिए वो अपनी रेपुटेशन को रिस्क करेगा। इल्जाम भी ऐसा होना चाहिए कि विश्वसनीय लगे। इस पर तो हंसी आती है, लेकिन ये कहना भी जरूरी है कि मेरी कोई भी रचना 100% ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल भारतवर्ष में सिर्फ 2 रचनाएं हैं, वाल्मीकि की रामायण और वेद व्यास की महाभारत। इसके अलावा जो कुछ भी लिखा गया है सब घूम फिर के इन्हीं 2 महाग्रंथों से प्रेरित है। मैं 1000 बार दोहरा चुका हूं कि तारीफों के लायक न शोहरत का हकदार हूं, सारी बिजली उसकी है, मैं तो केवल तार हूं। कविता बहुत बारीकी का काम है। कविता की रचना प्रक्रिया समझने के लिए भी खुद कवि होना पड़ता है। जो भाव या अभिव्यक्तियां पब्लिक डोमेन में हों, उन पर कोई भी लेखक अपनी तरह से लिख सकता है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र जी की रचना है, लेकिन इतनी प्रसिद्ध हुई कि पब्लिक डोमेन में आ गई। जब ए आर रहमान माँ तुझे सलाम जैसा बेहतरीन गीत मुझे बेहद पसंद है। जब रहमान साहब ये गीत बनाते हैं तो हुक लाइन में वंदे मातरम का सीधा अनुवाद कर लिया जाता है। वंदे मातरम यानी माँ तुझे सलाम। एग्जैक्टली यही मतलब है इसका, सिर्फ भाषा अलग अलग है। इधर संस्कृत है, इधर हिंदी या उर्दू, जो आप कह लें। गीत के लेखक में कहीं भी बंकिम जी का नाम नहीं दिया जाता और वो जरूरी भी नहीं है, क्योंकि वंदे मातरम पब्लिक डोमेन में है। लेकिन ये बात मैं उनको कैसे समझाऊं जो वंदे मातरम बोलने से भी इनकार करते हैं। कबीर की रचना मेरी चुनरी में परी गयो दाग पिया, फिल्मों में आके लागा चुनरी में दाग बन जाती है और गीतकार में साहिर का नाम होता है, कबीर का नहीं, क्योंकि कबीर की रचना पब्लिक डोमेन में जा चुकी है। ऐसे 2-4 नहीं, हजारों उदाहरण हैं और इसमें कुछ गलत या अनएथिकल नहीं है। मेरा अपना गीत तेरी मिट्टी अनेकों भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुका है, लेकिन शायद ही कहीं मेरा नाम लिखा गया हो, कहीं मेरा नाम दिया गया हो। मैंने कहीं नहीं पढ़ा, सिर्फ गीत पढ़ता रहता हूं, अलग अलग भाषाओं में। मुझे इस बात की कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मैं बहुत खुश हूं कि मैंने ऐसा कुछ लिखा जो पब्लिक डोमेन में आ गया। अब वो शब्द सिर्फ मेरे नहीं हैं, दुनिया भर के हैं, जो जैसे चाहे अपना ले। बिल्कुल ऐसे ही रॉबर्ट लेवरी की कविता पब्लिक डोमेन में है। मैंने उसे अपने अंदाज और अपने तरीके से व्यक्त किया, जिसका मुझे हक है। मुझे कॉल करना दुनिया का सबसे कॉमन एक्सप्रेशन है। ये लाइन सोचने के लिए किसी लेवरी या मुंतशिर की जरूरत नहीं है। दिन में 2000 बार लोग एक दूसरे से कहते हैं, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी और बाकी जो 6500 भाषाएं दुनिया में हैं उनमें भी। आप दुनिया की कोई भी कविता संकलन उठाकर देख लीजिए, क्या हर कविता के नीचे लेखक अपने इंस्पिरेशन का जिक्र करता है? उठाइए कोई किताब, आपके घर भी किताबों से भरे पड़े होंगे। एक चीज है, जब कभी उस कविता के ओरिजिन की बात की जाए तो एक ईमानदार लेखक जरूर सोर्स की बात करेगा कि भाई मैं यहां से इंस्पायर्ड था। मैंने तेरी मिट्टी के लिए भी बगैर किसी से पूछे 100 बार 100 मंचों से 100 टीवी इंटरव्यूज में कहा कि तेरी मिट्टी कैफी आजमी के लिखे हुए फिल्म हकीकत के गीत कर चले हम फिदा से इंस्पायर्ड है। मैं अकेला राइटर हूं जो अपने ट्रेड सीक्रेट्स रिवील करता है, क्योंकि मैं चाहता हूं जो नए लिखने वाले हैं उनको पता चले। मैं जीनियस बन के, लेजेंड बन के बैठना नहीं चाहता कि मैं एक आइवरी टावर में कैद हो गया और मैं किसी को इंस्पायर नहीं कर रहा हूं, किसी को वो नहीं बता रहा जो मैंने सीखा है। ये मैंने सीखा है कि आप इंस्पायर होते हैं तभी आप अच्छा लिखते हैं। मैं आपको एक बात और बताऊं, जब आप अच्छी पोइट्री की क्वालिटीज देखते हैं, आप पढ़ें इंग्लिश पोइट्री जाके, मैंने ठीक ठाक सी पढ़ी हुई है, तो उसमें लिखा होता है दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोइट्री, इट साउंड्स इंस्पायर्ड। वापस आते हैं उस कविता पर जिसने आग लगा रखी है। अगर कहीं किसी मंच पर मैंने ये कविता पढ़ी होगी, इस कविता का जिक्र आया होगा, तो मैंने फौरन लेवरी का नाम लिया होगा। मैं फिर से ये बात रीइंस्टेट कर रहा हूं, अगर मैंने ये कविता कहीं पढ़ी होगी तो मैंने लेवरी का नाम लिया होगा। जिन लोगों के पास मेरी 3 साल पुरानी किताब खंगालने का समय है, उनको ये काम भी करना चाहिए।
मेरी पब्लिक परफॉर्मेंसेस, मेरे लिटरेचर फेस्टिवल्स वाले वीडियोस खंगालें, ढूंढें और जहां मैंने ये कविता पढ़ी हो, देखिए क्या वहां मैंने रॉबर्ट लेवरी का नाम लिया है या नहीं लिया है। आज से इस काम पे लग जाइए। लेकिन नया दौर, नए तौर तरीके। अपनी किताब में किसी भी इंस्पायर्ड रचना के नीचे एक फुटनोट में ओरिजिनल राइटर का नाम देना कोई गलत बात नहीं है, देना ही चाहिए। जो अब तक नहीं हुआ, अब होगा, मैं ये शुरुआत करूंगा। मेरी फितरत है मस्ताना के अगले एडिशन में मुझे कॉल करना का ओरिजिनल क्रेडिट रॉबर्ट लेवरी को दिया जाएगा। और यही नहीं, जो रचनाएं किसी भी रचनाकार से सीधे तौर पे प्रेरित होंगी, उन सब के साथ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन का नाम मैं जरूर दूंगा। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है और अगर ये सिलसिला मुझसे शुरू होता है तो मेरे लिए खुशी की बात है। मैं समझूंगा इस पूरे घमासान से कोई तो सकारात्मक नतीजा निकला। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं इंस्पिरेशंस के लिए अपने दिमाग के खिड़की दरवाजे बंद कर लूंगा। एक समझदार लेखक ये भूल कभी नहीं कर सकता।